चलो बेटा बात बंद करो। चलो ध्यान दो। अच्छा ठीक है, दिक्कत है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने सुबह बात कर ली थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था सुबह। सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया था, उसका स्पेसिफिक चार्ज बताया था इलेक्ट्रॉन का। फिर हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जिससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल के आ गया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने सुबह समझ लिया था। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए भाई मार जाहिल लोग। बेटा ध्यान देना, मोबाइल मेरा गया ना तो फूट डालूंगा मैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ध्यान रखना, समझ में आए चाहे ना समझ, इसको बचाना। अच्छा बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। देखो जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, तो हर साइंटिस्ट थे वो ये काम देखना चाहते थे कि क्या जो रदरफोर्ड बताए हैं वो सही है, क्या हम भी स्पार्किंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो चीज आसमान में हो रही थी, रदरफोर्ड ने उसको लैब में कराया, तो हर साइंटिस्ट जो थे वो उस एक्सपेरिमेंट को करना चाह रहे थे। तो इसी एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की गोल्डस्टीन ने, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी किया था। गोल्डस्टीन ये भी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को करना चाह रहे थे, और उन्होंने किया भी। सारे सेटअप इन्होंने अरेंज कराया। इन्होंने क्या किया बेटा, ग्लास ट्यूब अरेंज कर ली। बहुत ध्यान समझिएगा, ग्लास ट्यूब अरेंज कर ली, ठीक है। इन मतलब पूरा जो जो बात उन्होंने बोला था कि आप कैथोड और एनोड के डिस्टेंस को अगर हम कम से कम रखेंगे तो कम वोल्टेज पे ही ये फिनोमिना परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर प्रेशर 10 to 20 अगर mmHg रखेंगे तब अच्छे से परफॉर्म होगा। और अगर कैथोड तो एनोड तो किसी भी प्लेट का बनाओ, बट कैथोड अगर एल्यूमिनियम का हो तो थोड़ा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इनको क्या हुआ बेटा, एनोड तो कोई भी मेटल का बना तो कोई टेंशन नहीं था, तो एनोड तो किसी भी मेटल का ये बना, सब कुछ मंगा लिया मार्केट से, सक्शन पंप मंगा लिया, ठीक है, ग्लास ट्यूब मंगा ली, बैटरी मंगा ली, सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया इन्होंने अपने पास। लेकिन इनको कैथोड के लिए एल्यूमिनियम की प्लेट कहीं से नहीं मिल रही थी, ऐसा हिस्ट्री में लिखा जाता है, ठीक है। कि इनको कैथोड के लिए कहीं से एल्यूमिनियम की प्लेट नहीं मिल रही थी, क्योंकि रदरफोर्ड की बातों को सुना था कि यार अगर एल्यूमिनियम की प्लेट लगाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से ये फिनोमिना मैं देख पाऊंगा, ठीक है। तो जब इनको कहीं से एल्यूमिनियम की प्लेट मिली नहीं, तो अपने घर के बैकयार्ड में गए, पीछे गए, और वहां पे जो इनकी वॉश बेसिन थी ना, जो सिंक था, उसमें कुछ ऐसी एक एल्यूमिनियम की प्लेट थी जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि आपके जो वॉशरूम्स वगैरह होते हैं या बाथरूम्स वगैरह होते हैं, वहां पे भी ये प्लेट लगी रहती है,
देखा है क्या? बस उसी को उखाड़ के लेके चले आए, ठीक है। घर के बैकयार्ड में गए और देखा यार ये जो एल्यूमिनियम की प्लेट है, ठीक है, और एल्यूमिनियम जानते हो फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ पे। अर्थ पे सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम ही पाई जाती है मेटल के नाम पे, ठीक है। तो क्या अपने बैकयार्ड से गए और ये परफोरेटेड लेके चले आए, मतलब वॉश बेसिन से इसको तोड़ उड़ के निकाल लिया उन्होंने। बोला तो रदरफोर्ड पहले ने बोला है कि भाई एल्यूमिनियम की चाहिए और शेप साइज कुछ मैटर नहीं करता। उन्होंने बोला था रदरफोर्ड ने कि तुम कैथोड या एनोड का जो भी आप लगा रहे हो उसका शेप क्या है, साइज क्या है, वो इस फिनोमिना को अफेक्ट नहीं करता। तो ठीक है, मैं मेटल की रॉड न लेके मैं ये प्लेट लेके आ रहा हूँ परफोरेटेड, फिनोमिना तो होना ही चाहिए। तो ये लेके आया बेटा, परफोरेटेड प्लेट लेके आया। अब इसको बैटरी वगैरह से उन्होंने जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे पूरा सेटअप वही लगाया 2000 वोल्ट वाला, ठीक है। ये आपका सक्शन पंप था जहां से प्रेशर मिनिमाइज कर सकते थे वो। यहाँ पे प्रॉपर रियोस्टेट वगैरह लगा दिया जिससे वोल्टेज को वेरी कर सकते थे वो। चलिए, तो उन्होंने क्या देखा बेटा कि जो, और यहाँ पे उन्होंने हीलियम गैस भर दी। गोल्ड स्टील में क्या हीलियम, भाई रदरफोर्ड ने बोला था ना इनर्ट गैस भरिए क्योंकि ऊपर जाने पे हल्की गैसेस मिलने के चांसेस ज्यादा हो। उन्होंने भी क्या देखा, जब बैटरी जैसे स्टार्ट की स्पार्किंग देखने को मिल गया उनको भी। यहाँ पे उनको बढ़िया लाइट नजर आई, बोले हाँ यार रदरफोर्ड सही तो बोल रहे थे, ये तो मेरा भी हो गया स्पार्किंग, मतलब जैसा उन्होंने किया था मैंने भी किया, इसका मतलब क्या हो गया, स्पार्किंग देखने का मौका मिल गया। बट उनको एक बड़ी अजीब चीज दिखाई दी इस दौरान। करना वो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखना चाहते थे कि रदरफोर्ड ने जो बताया सही है या नहीं सही है। उनको क्या दिखाई दिया आपको पता है? रदरफोर्ड ने एक काम किया था बेटा, इधर की जो स्क्रीन है इसको जिंक सल्फाइड से कोट किया था और इधर भी जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। और जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है जिस पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है तो चमक उत्पन्न करता है, लश्यर उत्पन्न करता है, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, कैथोड रेज तो निकलती, उसको क्या दिखाई दी, चमक दिखाई दी। यहाँ पे भाई ये तो रदरफोर्ड ने भी दिखाया था स्पार्किंग 2 से 3 मिनट के लिए। बट इसको एक अजीब बात दिखाई दी कि ये जो इधर की जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी ना, यहाँ पे कुछ उसको लाइट्स दिखाई दी, इस जगह पे यहाँ पे कुछ चमक रहा था। यार ये कैसे हो सकता है, ठीक है। रदरफोर्ड ने तो बोला था भाई रेस कैथोड से निकलती, उन्होंने प्रूफ किया था, तो रेस पक्की इधर से इधर जा रही होगी तो चमकना तो इधर चाहिए था, ठीक है। इधर क्यों लाइट दिखाई दे रही है? तो उन्होंने दिमाग लगाना स्टार्ट किया, हो ना हो कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो एनोड से कैथोड रे की तरफ आ रहे हैं, तभी तो यहाँ कुछ चमक रहा है। एनोड से कैथोड रे की तरफ आ रहे हैं, उन्होंने जल्दबाजी में बोल दिया ये एनोड रेस। क्या बोल दिया इसको? एनोड रेस। और सबको बुला लिया, देखो हमने एक नई रेस खोज लिया, एनोड रेस। लोग आए देखे, हाँ भाई चमक तो रहे। फिर बोला कि अगर ये एनोड रेस है, क्या तुमने क्रॉस लॉकेट एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ये रेज एनोड से निकल रही है, ठीक है। क्या आपने पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? बोले भाई हमने कुछ नहीं किया, बस इतना दिखा, हम आपको बुला लिए, ठीक है। तो बोला पहले वो सब करके तब बताओ ये क्या हुआ, ठीक है। तो सब फिर चलेगा, बेचारे ने यहाँ पे क्या रखा भाई, देखो अब यहाँ तो रख नहीं सकता क्रॉस लॉकेट, क्योंकि यहाँ रखेगा, यहाँ पे क्या है कैथोड रेज दिया ना, तो उसने यहाँ पे माउंट किया क्या, अपना क्रॉस लॉकेट। कोई रिप्लिका नहीं बनी इधर, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे पैडल व्हील रखा, वो घूमा ही नहीं, ठीक। तो समझ गया यार ये कुछ पार्टिकल वार्टिकल तो कुछ है नहीं, और एनोड से कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब एनोड से कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो किया कि हो क्या रहा है, चमक कैसे आ रही है। फिर उन्होंने दिमाग लगाना स्टार्ट किया। उसने क्या बोला कि देखो होता क्या होगा, फिर एक्सप्लेनेशन दिया कि उसको कुछ ना कुछ बात अपनी प्रूव करनी थी। उसने बोला जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ हीलियम भरा है, ठीक है, जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कैथोड रेज निकलेगी। कैथोड रे में पार्टिकल कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और यहाँ पे जो हीलियम गैस के मॉलिक्यूल होंगे उसको इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इसको हिट करेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो जब हीलियम को इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे के इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, हिट किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, ये बन गया He2++2 इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन इसी कैथोड रे के साथ आगे बढ़ गए। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव, ये तो भाई कैथोड रे पे कैसे चार्ज होता है, एनोड पे, सॉरी एनोड कैसे होती है, पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड कैसे होता है, नेगेटिवली चार्ज। इसने क्या बोला, जैसे हमने 2000 वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ हीलियम गैस भरा हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो भाई कैथोड रे निकल रही है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन उस हीलियम के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, कोलाइड करेगा, टकराएगा उससे, इससे हीलियम से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर, और हीलियम से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को देख के आगे ही बढ़ेगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव आयन है ये तो इधर नहीं जा सकते,
तो ये किधर माइग्रेट करेंगे, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, यही इधर आ रहे हैं और इसी की शैडो यहाँ पे बन रही है। बस ना, ये कोई एनोड रेज नहीं होती, कैथोड रे तो कैथोड से निकलती है, बट एनोड रे नाम की कोई रेज नहीं होती, ध्यान रखना, एनोड रेज कोई रेज नहीं होती। जो कुछ नहीं था बेटा, ये जो कैथोड रेज निकल रही थी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, यहाँ पे जो गैस उसने भरा था ना, उसी को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे बेटा, हिट कर रहे थे, जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर होता और ये पॉजिटिव आयंस बन रहे थे, कैटायंस बन रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन तो फिर कैथोड रे के साथ आगे जा रहे हैं। अब ये कैटायंस तो इधर नहीं जा सकते ना, वो किधर आएंगे, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, और यही आयंस आके यहाँ पे टकरा रहे थे। फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे चार्ज स्पीसीज है आयन, उसी कारण यहाँ से चमक दिखाई दे रही थी। यानी एनोड रे से कोई भी रेज, मतलब एनोड से कोई भी रेज नहीं निकलती। फिर वो इसको प्रोटॉन उसने कैसे बोला, प्रोटॉन तब बोला, थोड़ा दिमाग लगा दिया उसने, हीलियम को हटा के उसने भर दिया हाइड्रोजन गैस, और अपने को पता है एक हाइड्रोजन एटम होता है 1H1, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। भाई ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का मतलब न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का नंबर हम मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करके निकालते हैं, तो 1 - 1 0, तो न्यूट्रॉन 0 और इलेक्ट्रॉन एक बाहर है। तो अगर जब वहां पे वो हाइड्रोजन बढ़ेगा और जब जैसे वोल्टेज पे पहुंचेगा, तो फिर से कैथोड से निकलेंगी, क्या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को हिट करेंगी, तो हाइड्रोजन भी तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मान लीजिए ये आपका हाइड्रोजन एटम है, अगर मॉलिक्यूल लिख देता हूँ तो 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन, और लेकिन इसका मतलब एक हाइड्रोजन ने एक H+ और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, बराबर। तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रे के साथ आगे बढ़ गए होंगे, क्या H+ जो आयंस है वो इधर आया होगा, और इसी H+ आयन को उसने बोल दिया प्रोटॉन। इसी H+ आयन को क्या बोल दिया उसने, प्रोटॉन, कि भाई जो H+ आयन है उसी को प्रोटॉन बोलते हैं। कैसे, जरा समझो, 1H1 है, H+ को उसने प्रोटॉन क्यों बोला। अगर मैं H+ का स्ट्रक्चर बनाऊं, भैया न्यूक्लियस में क्या है, एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, H+ का मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन था, जो इलेक्ट्रॉन वो निकल गया, H+ का इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या केवल न्यूक्लियस बचा क्या, और न्यूक्लियस में क्या है, एक प्रोटॉन ही है, इसलिए H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। बात समझे ना, इसलिए H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो यही H+ इधर लौट के आ रहा था और वही टकरा के यहाँ चमक दे रहा था, और इसी H+ उसने क्या बोल दिया, प्रोटॉन। तो इस तरह डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। बात समझे ना, ये हो गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। फिर उसने प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास सब बता दिया, आपको मगअप करना है, चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है प्रोटॉन का। देखिए, अगर मैं प्रोटॉन का मास बोलूं, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, इतना प्रोटॉन का मास होता है, ठीक है। और अगर ग्राम में लिखूं तो 1.67 × 10⁻24 ग्राम, है ना। और याद करो, इलेक्ट्रॉन पे जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, बराबर। इसका मतलब अगर मैं चार्ज की बात करूं कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो होगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन, बस वहां माइनस है, यहाँ प्लस। बात समझना, सेम चार्ज होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन जो एटम होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ना, क्योंकि एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इससे तभी न्यूट्रल हुआ ना। अगर सोचो कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ना होते, उनके चार्ज बराबर ना होते, तो क्या एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते। मान लीजिए किसी एटम में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा होता, प्रोटॉन का प्लस में कम होता, तब एटम तो कहाँ पे न्यूट्रल हो पाता। एटम अगर न्यूट्रल होता है, इसका मतलब जितने प्रोटॉन है उन पे जो टोटल चार्ज है, जितने इलेक्ट्रॉन है उन पे भी जो टोटल चार्ज है इक्वल है ना, तभी तो एटम न्यूट्रल है। इसीलिए जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। बात समझा, ये हो गया आपका मास ऑफ प्रोटॉन, और ये हो गया चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इतना समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर इन्हीं, देखो कभी कभी क्या होता है बेटा कि इनके जो मास है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब के जो मास है या इलेक्ट्रॉन, उनके मास AMU में आपसे पूछ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनका मास हम एटॉमिक मास यूनिट में बताते हैं। हमने आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि जो 1 पॉइंट ये होता है बेटा, 1 AMU इक्वल टू, हमने आपको सिखाया था 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये 1 AMU होता है। और 1 AMU आता कैसे, जब 1 को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो। भैया एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास,
क्या होता है, ग्राम एटम, एक होल एटम का मास, ये क्या है, एक एटम का, बात समझा ना। तो 1 AMU इक्वल टू ये होता है, याद करिए वहां मैंने बताया था कि 1 AMU ही 1 प्रोटॉन के बराबर होता है। आप देखो इस मास को और इस मास को ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.66 1.67 बिल्कुल सेम है क्या, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इलेक्ट्रॉन का मास AMU में चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU, तो कैसे होगा बेटा, अपने को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास जो ग्राम में होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, बराबर, क्योंकि होता है -31 kg, तो और किलोग्राम को ग्राम में बदलूंगा तो -28 हो जाएगा ना। अच्छा बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU, इसका मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम का मतलब 1 AMU, ठीक है। इतने मास का मतलब क्या होगा, 1 AMU। सो 1 ग्राम का मास AMU में कितना होगा, 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 AMU। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, कितने ग्राम का AMU मास निकाल लेते हैं, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम का मास AMU में कितना होगा बेटा, क्या हो जाएगा, 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 AM, बराबर। इसको सॉल्व करोगे 0.00055 AMU, ये इलेक्ट्रॉन का मास AMU में होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। AMU में इलेक्ट्रॉन का मास कितना, हम लोग थोड़ा तरीका बता दिए कैसे हमने निकाला, फिर भी आप इसको रट्टा मार लीजिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। 0.00055 AMU होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का मास। यहाँ पे मैं इस बात को लिख देता हूँ क्योंकि इसको रफ करना पड़ेगा मुझे। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो AMU में कितना हमने निकाला, 0.00055 AMU, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास आ गया AMU। चलिए प्रोटॉन में निकाल देते हैं। तो अगर मैं प्रोटॉन का मास AMU में निकालूं, तो मुझे पता है बेटे एक प्रोटॉन का मास ग्राम में इतना होता है, इसका मतलब हम जानते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को ही तो हम 1 AMU बोलते हैं, है ना, इतने ग्राम को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU। तो एक ग्राम में कितने AMU होगा, 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 AMU होगा, बराबर। सो मेरे पास कितना ग्राम है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को AMU में कन्वर्ट करो, 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, इसको सॉल्व करोगे 1.0076 AMU आएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास होता है AMU में 1.0076, तो जो प्रोटॉन का मास AMU में आ गया वो आ गया 1.0076 AMU। तो मैं दोनों का मास अब हमने आपको AMU में निकाल के बता दिया, ध्यान रखिए। देखो आप ध्यान दो, तो प्रोटॉन बहुत हल्का है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंपैरिजन कम से कम 2000 गुना छोटा है, बहुत कम। देखो वेट देखो ना, 0.00055 AMU। अच्छा अब लगे हाथ में आपको न्यूट्रॉन का भी दिखा देता हूँ, अभी डिस्कवरी नहीं पढ़ाया बट यहाँ पे मास निकालो तो एक साथ निकाल देता हूँ AMU। तो अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो तो 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात करूं, तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है वो तो 0 होता है, और न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1.68 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम या 1.68 इंटू 10⁻�24 ग्राम। बिल्कुल देखो प्रोटॉन से थोड़ा सा हैवी है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज लिटिल बिट हैवियर देन प्रोटॉन, वो 1.67 था, ये 1.68 है, बिल्कुल डेटा सेम। बात समझा क्या, इसका मतलब अगर इनका मास मैं निकालूं AMU में कि एक न्यूट्रॉन का मास AMU में कितना होगा, तो अपने को पता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम का मतलब 1 AMU। सो एक ग्राम में कितने AMU होंगे, 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 AMU। तो 1.68 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में कितने AMU होंगे, 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24
इंटू 1.68 इंटू 10⁻⁻24 बराबर। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1.0078 AMU। ठीक है, थोड़ा ही देखो भाई, ये आ गया आपका न्यूट्रॉन का मास जो AMU में आया है वो 1.0078 AMU। बात समझा ना? तीनों का आपको ग्राम में भी मास याद रखना है, AMU में भी मास याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चाहो तो आप देखो, आप इसको सॉल्व करोगे तो वहां बहुत तकलीफ हो जाएगी, डायरेक्ट याद रख। बात समझा ना? इसको तीनों को बिल्कुल रट्टा मार लेना। AMU मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ठीक है, अच्छा एक बात समझो, एक बात दिख रहा होगा बेटा कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफी हैवी है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, और अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालूंगा ना तो आता है 1837:1 का रेशियो। मतलब कहने का मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम से कम 1837 गुना भारी। 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, 1837 टाइम्स हैवी है प्रोटॉन किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन। बात समझा ना? और अगर मैं यहीं पे बात कर लूं मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो भी 1838:1। यानी आप देख रहे होंगे कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है बहुत भारी है। ठीक है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते कहाँ है, न्यूक्लियस में। इसका मतलब सबसे भारी एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, बाकी एटम में एकदम हल्का है, एटम को तो उछाल उछाल के तुम फेंक लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस क्या है कि भाई न्यूक्लियस में कौन होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास देख रहे हो, प्रोटॉन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। प्रोटॉन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1900-2000 गुना है, रफली आइडिया मारा जाए तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा भारी है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन से ऑलमोस्ट 2000 गुना ज्यादा भारी है। इसीलिए क्या होता है बेटा कि जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना तो एटम के मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। आप खुद समझो ना, 2000 गुना भारी कौन है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन 2000 गुना हल्का है, इसीलिए एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो एटम के मास में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है कि फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ ऐसा ही है कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने पे उसके मास में कोई कमी नहीं आती। जैसे आप नहाते और आपके बाल झड़ते हैं, उससे आपका वेट नहीं कम हो जाता। कुछ वही हाल हुआ कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो मास में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा तो नहाते जाते बाल गिर गया, तुम हल्के हो गए, 2 किलो वजन तुम्हारा कम हो गया। हाँ, नहीं तो समझो, तो बस वही है हाल है, समझा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं बहुत भारी होते हैं। ठीक है, और यही वजह होती है कि जो न्यूक्लियस होता है इतना हैवी होता है ना, सारा एटम का सारा मास न्यूक्लियस पे तो है, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास ही नहीं है। देखो कुछ भी नहीं है, यानी एटम का सारा मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस इतना हैवी होता है कि अगर मैं एटम से न्यूक्लियस को बाहर निकाल के रख दूं और एक क्रेन बुला दूं, बोलो इस न्यूक्लियस को उठा दो, तो क्रेन भी न्यूक्लियस को नहीं उठा सकती, इतना भारी होता है न्यूक्लियस। अभी थोड़ी देर बाद समझ जाएगा डेंसिटी जब इसकी देखोगे, 10⁻18 किलोग्राम पर सेकंड क्यूब या पर केजी। 1 किलोग्राम न्यूक्लियस का मास 10⁻18 किलोग्राम होता है। ठीक है, बहुत भारी होता है न्यूक्लियस। और एटम को क्या करते हो, एटम को आप उछाल उछाल के फेंक लेते हो, बोलो सर एटम के अंदर ही तो न्यूक्लियस है। आप बोल रहे न्यूक्लियस इतना भारी है कि उसको क्रेन भी नहीं उठा सकती न्यूक्लियस को। तो एटम को तो आप देखो, ये मार्कर है सर, ये भी एटम है, कितना आसान है, उछालिए, फेंकिए, कैच करिए। ठीक है, तो ये भी तो एटम से मिलकर बना है। तो रीजन वही होता है बेटा कि मैं क्या बोला, न्यूक्लियस को अलग से निकाल के क्रेन बुलाओ। ठीक है, एटम के साथ तो आप भी उछाल के फेंक रहे हो पूरे एटम को। तो रीजन क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको 2 बैग दूं, एक बैग में आपको मैं 5 किलो भाजी दे दूं और एक में मैं 5 किलो आपको कापूस दे दूं, बोला दोनों को उठाओ, कौन सा हल्का लगेगा आपको? बल्कि वेट दोनों का 5 किलो है, फिर भी कापूस उठाना आपको आसान क्यों लगा? क्योंकि उसमें मैक्सिमम एयर भरी हुई है, जिससे उसकी लिफ्टिंग आसान होती है। मैक्सिमम पार्ट वहां पे खोखला है, कुछ भी नहीं है, इसलिए आप 5 किलो कापूस उठाते हो तो आपको हल्का लगता है। वही 5 किलो में शुगर दे दूं, दाल दे दूं, चावल दे दूं, उठाओ, तुमको भारी लगेगा। बात समझा ना? तो वही हाल एटम में होता है। एटम का मैक्सिमम हिस्सा खोखला होता है, कुछ नहीं होता वहां पे, वैकेंट स्पेसेस होते हैं, खाली स्थान होता है। जब आपको मैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ाऊंगा तब ये बात समझ में आ जाएगी कि 90% जो एटम का पार्ट है वो क्या है, हॉलो स्फीयर, वहां कुछ भी नहीं। बस इसीलिए आप एटम को उछाल के फेंक लेते हो। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास AMU में हम कैसे निकालते हैं। तो हमने देखो डिस्कवरी ऑफ
इलेक्ट्रॉन सीख लिया। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बात मत करो बेटा प्लीज। आइए जरा बात कर लेते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। बात बंद करिए भाई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किया था जेम्स चैडविक। ठीक है, देखो जो चैडविक का काम था वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने का उनका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, कोई मूड नहीं था। ठीक है, कुछ काम कुछ और कर रहे थे, हो गए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। मतलब हुआ क्या था, इनका ऐसा कुछ नहीं था कि एक्सपेरिमेंट इनके दिमाग में इनका मोटिव सेट हो कि हमको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करना है। क्या डिस्कवरी तो रदरफोर्ड भी नहीं कर रहा था इलेक्ट्रॉन, बाद में उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया, कैथोड रे के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, सब कुछ किया। ठीक है, तो क्या होता है एक्सपेरिमेंट जो रिसर्च होते हैं ना, रिसर्च में अपने को नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं और क्या बनेगा। ठीक है, रिसर्च का मतलब यही होता है कि आप क्या क्या काम कर रहे हो ये आपको ही नहीं पता कि क्या बनने वाला है, उसी को बोलते हैं रिसर्च। ठीक है, तभी तो कुछ नया बनेगा ना, पहले से तो मोटिव सेट हम ये बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो बस वही होता है कि जेम्स चैडविक जो थे, इनका काम था बेटा कि उस समय रेडियो एक्टिविटी बहुत बहुत ज्यादा फेम में थी। रेडियो एक्टिविटी, मैडम क्यूरी का काम बहुत तेजी से चल रहा था उस समय। ठीक है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स वो होते हैं जिनसे हार्मफुल रेडिएशन अल्फा और बीटा रेज इमिट हो रही थी। तो जो भी बेटा उन रेज के कांटेक्ट में आता था उनको स्किन कैंसर हो जाता था। ठीक है, तो इसीलिए उस पे एक्सपेरिमेंट लोग कर नहीं पा रहे थे। सब लोगों का वो चल रहा था किस तरह से कुछ कोई ऐसा मेटल सेलेक्ट किया जाए, कोई ऐसा मेटल की जैकेट पहना जाए जिसके थ्रू अगर मेरे बॉडी पे रेडिएशन आए भी तो उस मेटल को पेनिट्रेट करके मेरे बॉडी में वो रेडिएशन एंटर ना कर पाए। इसी का काम चल रहा है चैडविक का। ठीक है, और काफी हद तक यहाँ ही बोला जाता है कि मैडम क्यूरी की जो रेडियो एक्टिविटी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी उनकी मौत भी स्किन कैंसर से ही हुई। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, ये जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते हैं इतने खतरनाक होते क्यों है, उसका रीजन क्या होता है? तो एक्चुअली क्या होता है ना, जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते हैं ना, इनकी वेलोसिटी बड़ी ज्यादा होती है। अगर इनकी वेलोसिटी बोलूं ना, कितनी तेज वेलोसिटी से चलते हैं इसलिए बड़े हार्मफुल होते हैं। जैसे इनकी वेलोसिटी होती है 1 to 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से चलते हैं लोग, इसलिए इतनी हाई स्पीड होती है इन रेज की कि आपके बॉडी में पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, क्योंकि स्पीड ही मैटर करता है। बाकी आप जो मैं बोलूं, आपके रिवॉल्वर में जो गोली होती है उसको निकाल कर तुमको फेंक के मारो तुम्हारे बॉडी में ही घुस जाएगी। ठीक है, और वही अगर रिवॉल्वर से मार दो तुम्हारे बॉडी में घुस जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इतनी दे दिया कि पेनिट्रेट कर दे। बात समझा क्या? दिस इज ऑल अबाउट स्पीड। तो अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते हैं, इनकी स्पीड जो होती है ना, वो क्या होती है बेटा, लाइट की स्पीड के 1 to 10% होती है। 3 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड या 3 to 10�6 मीटर पर सेकंड की ऑर्डर की होती है। तो इतनी वेलोसिटीज होती है इन रेज में कि वो क्या करते हैं बेटा, आपकी बॉडी को पेनिट्रेट कर जाते हैं, स्किन कैंसर होता है, फाइनली डेथ हो जाती है। तो चैडविक का काम चल रहा था कि कुछ ऐसी मेटल की खोज की जाए जो इन हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर, यानी उस मेटल के थ्रू ये पेनिट्रेट करके बाहर ना आए। ठीक है, तो उनका काम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल ले रहे थे बेटा वो। मान लीजिए आपका मेटल सरफेस है, ये मेटल ले लिया उन्होंने, और यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बम्बार्डिंग करा रहे थे। तो जब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बेटा ये पार्टिकल्स आके यहाँ टकरा रहे थे, ठीक है, तो क्या होगा भाई, अगर पेनिट्रेट कर रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी रेस थी बेटा जो बाहर निकल रही थी। मतलब जब यहाँ से टकराई ये रेस, उसके देखा कुछ रेस क्या हो रही है, यहाँ से बाहर आ रही है। अब ये रेस क्या है, इसी को इनको समझना था कि भाई इन पे चार्ज क्या है, मास क्या है इनका। इन्होंने क्या किया, 2 मेटल की रॉड ला के उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जिस रॉड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा उस पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो भाई जब रेडियो एक्टिव से जो रेस निकल रही थी यहाँ पे मेटल सरफेस से टकराई और कुछ रेस बाहर आ रही थी, तो इसी रेस को देखने के लिए भाई ये कौन सी रेस है, तो उन्होंने क्या किया, 2 मेटल की प्लेट लगा दी, उस पर बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। बट ये जो रेस थी ना ये सीधा निकल गई विदाउट एनी डेविएशन।
मतलब ना तो ये पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट हुई ना तो नेगेटिव की तरफ। इससे कंक्लूड हो गया जो भी रेज है इसमें जो भी पार्टिकल है उस पर कोई चार्ज नहीं। चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता तो नेगेटिव की तरफ आ जाती वो। अगर जो रेज बाहर निकल उसमें नेगेटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव तरफ। ये सीधा चली जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएट नहीं हो रही। इसका मतलब ये जो रेज है ना इनमें जो पार्टिकल्स है ना उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, और इसी को उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दे दिया। उन्होंने बोला भाई न्यूक्लियस में अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन में रिपल्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटॉन और प्रोटॉन में कम से कम रिपल्शन हो, उसके लिए जरूरी है कि एक न्यूट्रल कोई भी पार्टिकल न्यूक्लियस में होना चाहिए जो प्रोटॉन और प्रोटॉन में सामंजस्य बनाए रखेगा, ठीक है, उनमें ज्यादा रिपल्शन नहीं होने देगा। नहीं तो क्या होता है चीजें अनस्टेबल हो जाएंगी। जैसे मैं बोलूं कि दो बच्चे हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे लड़ाई करते रहते हैं, तो अगर उनकी लड़ाई को रोकना तो उनके बीच में कोई ऐसे बंदे को बैठा दो जो दोनों को मिला के रखे, जिसकी बात दोनों मानते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होगा वो रिपल्शन कम हो जाएगा। जैसे घर का कोई बड़ा आदमी, तो भाई भाई लड़ते हो, पापा आ जाते तो नहीं लड़ते ना, तो पापा न्यूट्रॉन है तुम्हारे, ठीक है, समझा क्या। तो क्या दोनों को संभाल के रखते हैं, समझा क्या। तो बस वही है, यहाँ से किसकी डिस्कवरी हुई बेटा, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का चार्ज और मास हमने आपको पहले ही बता रखा था। क्या चीज बेटा, बैटरी का ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का होता है नेगेटिव टर्मिनल। जिस रॉड को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ूंगा उस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस मेटल की रॉड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ूंगा उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। घर में अगर आप सेल लेके आते हो ना जो रिमोट कंट्रोल वगैरह में लगाते हो, उसमें भी देखा करो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस लिखा रहता है, बात समझा ना। तो जो रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ेगी, और आप क्या करो, दो दो वायर लेके आओ, एक वायर को पॉजिटिव पे लगाओ एक नेगेटिव लगाओ, बीच में बल्ब लगाओ, जल जाए, ठीक है। तो क्या होता है जब कभी अगर जाते हो बल्ब वगैरह खरीदने, लोग चेक करके ऐसे ही देते हैं, अभी तो लोग होल्डर लगा लेते हैं, चेक करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो प्लस और माइनस समझ में आया, कोई डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, ना तो पॉजिटिव की तरफ गई है रेज ना तो नेगेटिव। तो भैया इसका मतलब इस रेज में जो भी पार्टिकल है वो न्यूट्रल है। इसका मतलब हो ना हो एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई और चीज होती है जिसे क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रॉन, ठीक है। डिस्कवरी हो गई, चार्ज पता चल गया, मास पता चल गया। भाई देखो इस पे अगर मैं बोलूं कि भाई कैसे न्यूट्रॉन का मास कैसे निकालते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपसे बोलूं बहुत ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं मास ऑफ, मुझे पता है हीलियम जो होता है वो होता है 2He4, इसका मास क्या है आपका 4Mu, ठीक है। चार्ज कितना होगा +2 का, क्योंकि न्यूक्लियस में कितने हैं, 2 प्रोटॉन है, तो +2। भाई आपको बताओ जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना बेटा, उसी को तो अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस ही क्या है, अल्फा पार्टिकल। यानी जब हीलियम जो होता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, भैया न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, न्यूक्लियस बोलो, न्यूक्लियस बाहर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो क्या He+2 बनेगा क्या, और He+2 को ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसका मतलब ध्यान रखना कि अल्फा पार्टिकल, हालांकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा अल्फा रेज बीटा रेज कैसे निकलती है। अभी तो थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ कि जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है वो +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज करा ना, तो अगर 2 माइनस किया तो यहाँ 2 प्लस, ठीक है। और जो मास होगा ना, मास होगा वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका 4 टाइम्स होगा बेटा। तो यहाँ पे क्या जो हीलियम का न्यूक्लियस है ना उसी को क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो अगर बताओ मुझे अगर हीलियम का मास निकालना है, मास ऑफ हीलियम, तो यहाँ जितने भी बेटा पार्टिकल है सब, भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, सबके मास को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, हीलियम का मास। इसका मतलब बताइए यहाँ पे अगर मैं बोलूं यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 2। अगर मैं बोलूं यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 2, मास नंबर से इसको माइनस कर दो, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी 2। अगर से देखा जाए तो अगर मास ऑफ हीलियम को क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भी अब एक प्रोटॉन का मास, यहाँ कितने प्रोटॉन, 2, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2 टाइम्स लिख सकता हूँ ना ऐसे, प्लस मास ऑफ y टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या है मैं यहाँ से न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकता हूँ कितने हैं न्यूट्रॉन होंगे, कैसे, मास ऑफ हीलियम से मैं माइनस कर दूं मास ऑफ प्रोटॉन को और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से आ जाएगा ना कितने न्यूट्रॉन, बात समझे ना। यहाँ से हम न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन
कर सकते हैं, हालांकि अपनी जरूरत नहीं, अपने को पता है यार मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन आ जाए। तो उन्होंने क्या किया था वो मैंने आपको समझाया कि वो कैसे निकाल रहे थे कि माना y न्यूट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल ले सकते थे क्योंकि उनको मास ऑफ न्यूट्रॉन तो पता था। भाई इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा y क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात समझा क्या? इस तरह से ये पूरा न्यूट्रॉन की क्या हो गई बेटा, डिस्कवरी। तो हमने डिस्कवरी कर ली सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। चलिए अब जरा बात करते हैं एटम्स के अंदर न्यूक्लियस की, ठीक है, कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का रेडियस कैसे मेजर किया जाता है और न्यूक्लियस की डेंसिटी कैसे बताई जाती है। चलिए तो अगर बात करें हम न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस ये क्या होता है बेटा, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। यानी जो सेंट्रल पार्ट है एटम का, मान लो ये एटम है तो ये हुआ उसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था रदरफोर्ड ने। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको अपन लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। अगले लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा जब आप रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम डिफरेंट मॉडल्स पढ़ेंगे कि सबका क्या क्या कहना था एटम के बारे में। सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, एटम तरबूज के जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, फिर हम बोर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सोमरफील्ड का एक्सटेंशन, हाइजेनबर्ग, डी ब्रॉगली। तो काफी हद तक डिस्कशन होना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ न्यूक्लियस डिस्कवरी किसने किया था, रदरफोर्ड, ठीक है। अच्छा आगे बात करूं कि न्यूक्लियस में होता क्या क्या है। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, सब तुम जान सकते हो, ठीक है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कॉल्ड न्यूक्लियॉन। कभी अगर पूछे कैलकुलेट न्यूक्लियॉन, इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके दे दो कितने हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। अच्छा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ध्यान समझो, ये सब चीजें आपको आती है, काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स, तो ये जो Z लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है मास एवरेज, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एटम न्यूट्रल है तो, ठीक है। देखो जो ये एटॉमिक नंबर होता है यही होता है प्रोटॉन का नंबर। यहाँ जो लिखा है इसका मतलब उस एटम के न्यूक्लियस पे उतने ही प्रोटॉन है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूं 11 सोडियम 23, इसका मतलब ये है एटॉमिक नंबर और ये है मास नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए को मास नंबर। मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। भाई मास नंबर का मतलब टोटल मास। टोटल मास किससे आएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो इतना हल्का था फर्क ही नहीं करता ना, इसलिए एटम के मास निकालते समय इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हल्का है, 2000 गुना हल्का है इलेक्ट्रॉन किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसलिए मास नंबर यानी एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को हम ऐड करेंगे तो मास नंबर आएगा। बात समझ, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा, समझ में आ गया क्या? क्योंकि एटम का मास निकालते समय इलेक्ट्रॉन के मास को क्यों नहीं ऐड करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हल्का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में 2000 गुना हल्का है, इसलिए एटम के मास को निकालते समय इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करते। तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखा। इसीलिए हमने बताया था कि जब भी हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होता है तो हम मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। भाई हमने बोला था ना इससे इसको माइनस करो न्यूट्रॉन आएगा। भाई तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या मैं यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या मैं मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर सकता हूँ, बराबर ना? अगर मुझे यहाँ से न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो क्या होगा,
मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि मास नंबर से जब एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो जो Z होता है बेटा, जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एटम न्यूट्रल है तो। इसको मास नंबर बोलते हैं, जो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मुझे बोला कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 11 सोडियम 23, इस पे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं, जरा बताइए। चलिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये जो 11 सोडियम 23 है तो ये एटॉमिक नंबर है क्या 11? इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो 11 है यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देखो 11 ही होंगे क्योंकि एटम न्यूट्रल है। भाई अगर एटम न्यूट्रल है तो उसमें जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे तो 23 में से 11 माइनस कर दूं तो कितना आ गया 12, इतने न्यूट्रॉन। बात समझा क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मतलब जब मास नंबर से तुम एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ 3 लिथियम 7। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताना। तो चलिए सबसे पहले बताइए यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे, 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 3, क्योंकि जो न्यूट्रल है जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 7 माइनस 3 यानी बराबर। ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 3, इलेक्ट्रॉन 3 न्यूट्रल है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4, ठीक है। यानी ऑप्शन जो था वो 3 3 4। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। एक्चुअली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो 3 नहीं आएगा, वो 0 आएगा। क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ 3 लिथियम 7। और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के बाहर, इसलिए गलती हो सकती है ऐसे क्वेश्चन का। पूरे क्वेश्चन को पढ़ा करो, समझा ना। जैसे मैंने न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, समझा ना। तो आपको इलेक्ट्रॉन कितना रखना था, 0, इसीलिए ये एंट्रेंस से पूछा था, क्योंकि वहां पे छोटी मोटी गलती हो जाती है। आइए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, प्लीज बात मत करो जरा। बोला इन x माइनस 3, ये कोई एलिमेंट है जिसके आयंस बन चुके हैं, हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन। बोला इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन है। कैलकुलेट इट्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताइए। तो एक बात देखो, x माइनस 3 यानी अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तभी -3 का चार्ज आया होगा। दिमाग लगाओ भाई, जैसे मैं बोलूं कि ऑक्सीजन होता है 8 ऑक्सीजन 16, तो अगर मैं बोलूं ये O माइनस हुआ या O माइनस 2 हुआ, O माइनस का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, O माइनस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो अभी बताइए क्या O माइनस के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 8 ही रहेगा ना भाई, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब बताइए x माइनस 3 के कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। इसका मतलब -3 का मतलब 3 गेन किया होगा। इसका मतलब जब ये न्यूट्रल रहा होगा तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। दिमाग लगाओ, जब ये न्यूट्रल रहा होगा तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, और न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब नो डाउट इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7। बात समझा ना, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7। अभी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, पर 3 गेन करने के बाद 10 हुआ ना,
उसका अगर 3 गेन नहीं किया तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। और न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन, और वही एटॉमिक नंबर। इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 7, यानी ये Z आ गया एटॉमिक नंबर 7। समझ में आया? ठीक है। बोला मास नंबर निकालिए, तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना आ गया? 7 तो Z है भाई, और न्यूट्रॉन खुद बोला है उसने 8। ये इसका हो गया मास नंबर। समझ में आया क्या? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या है पागल, क्या बोल रहा है? तुम्ही को बोल रहा हूँ हीरो। हाँ तुमको कुछ ज्यादा ही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ चलो खड़े हो जाओ, जरा समझ में आया तो खड़े हो। चलो 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 खड़े हो जल्दी से। अरे समझ में आया ना तो खड़े हो ना। खड़े। कोई इसकी हेल्प नहीं करेगा। n प्लस में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n प्लस में आपकी हेल्प कर देता हूँ। Z की वैल्यू होती है 7। अब पता नहीं, बोलो। अब कुछ बोलो मत, अब इसको समझ में आया था ना। तुम्हारा बेटा जन्म वर्ष क्या है? किस साल पैदा हुए थे? 2004 में ना। 2004 में हम 10th पास आउट कर गए थे, तुम्हें पता है? तुम्हें पता है ना? तो पता रखो, जब तुम पैदा हुए थे ना तो हम 10th पास थे। तो हीरोगिरी मेरे सामने तो मत दिखाया करो, ठीक है? तो बता ना, तू समझा ना तो बता ना। तो तुम पैदा हुए थे 15 साल के थे उस समय। बोलो बोलो, सवाल नहीं, पहले इसको बता, तुझे समझ में आया था? बता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कोई हेल्प नहीं करेगा, बताओ। बोलो। नहीं। अब क्या हुआ? कैसे गड़बड़ हो गया रे? समझ में आया था? नहीं समझा? चलो बैठो बैठो बैठो, ध्यान दो ध्यान दो। चल बेटा तू खड़े हो जा। हाँ तू टैलेंटेड, तू बता सकता है, तो बता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बस और कुछ नहीं। उसका मास 7 है ना? हाँ मास, एटॉमिक नंबर 7 है बेटा। हाँ प्रोटॉन 7। वेरी गुड, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7। हाँ न्यूट्रॉन भी क्या होगा? 7 होगा। चलो ठीक है, कैसे निकाला भगवान जाने, तो ठीक 7। चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक, न्यूट्रॉन 7। हाँ 14 ही होता है, समझदार हो, नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को याद है। और बोलो। इलेक्ट्रॉन बेटे, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सही जा रहे हो, तुम सही सोच रहे हो। डोनेट किया। हाँ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? सही जा रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, गलत नहीं है। हाँ अच्छा बता बेटा, तूने बोला ना प्रोटॉन सब 7 है, इसका मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन 13 आएंगे? अरे नहीं रे पागल, मैं मास नंबर कहाँ पूछ रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछ रहा हूँ। तुमने बोला प्रोटॉन 7 है, ठीक है? इसका मतलब अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन 7 थे, लेकिन जब न्यूट्रल रहा होगा तो प्रोटॉन 7 रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 7, ठीक है? इसका मतलब क्या? बात सुनो, प्रोटॉन भी 7, न्यूट्रॉन भी 7, ठीक है? इलेक्ट्रॉन भी 7। अब उसमें प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, इलेक्ट्रॉन हो गया 6 ना, एक प्लस हो गया। बैठ। चलो तो इतनी बात आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना आ गया, ठीक है? कैसे निकालते समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, क्या? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है?
सपोज करो बेटा अगर मैं इसको न्यूक्लियस मान लूं तो क्या इसी को आप रेडियस बोलोगे? इसको अगर मैं न्यूक्लियस मान लूं तो क्या इसको आप क्या बोलोगे? रेडियस। ठीक है, तो होता क्या है, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है ना बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ध्यान रखना, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो रेडियस, कभी कभी डायरेक्ट एक्सप्रेशन ही पूछा जाता है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। रेडियस डायरेक्ट a 1/3, रेडियस डायरेक्ट 1/a 1/3, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। और इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सो रेडियस इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा r0। ठीक है, a 1/3। ठीक है, अब ये जो r0 है ना, इसकी वैल्यू फिक्स है बेटा 1.3 fm। 1.3 fm। fm जो होता है ना, fm इज कॉल्ड फर्मी या फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर या इसी को पेरीमीटर भी बोलते हैं, पेरीमीटर। और 1 fm इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 fm इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर, या मैं बोलूं 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, बराबर ना? ये 1 fm भी याद रखिएगा जरा। ठीक है, तो 1 पेरी या फेम्टोमीटर या पेरीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। जैसे बेटा 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10। 1 पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻12। 1 माइक्रोन क्या होता है? 10⁻6। वैसे 1 फर्मी क्या होता है? 10⁻15 मीटर। ठीक है, 1 fm इक्वल टू 10⁻15 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 10⁻13 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इसी पे आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो r इक्वल टू r0 एक क्यूब a की पावर 1/3। अब इस पे दो न्यूमेरिकल करा देता हूँ, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं दो न्यूमेरिकल देता हूँ यहाँ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पे। पहला मेरे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, बहुत ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको याद है। r इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3। ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का फॉर्मूला होगा। चलिए, बोला आपसे कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम whose mass number is 27। बोला जिसका मास नंबर क्या है? 27। ठीक है, बोला उस एटम के न्यूक्लियस की रेडियस बताइए जिसका मास नंबर 27। मास नंबर 27 का मतलब एल्यूमिनियम की रेडियस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखिए अपने को पता है r इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3। ये तो फिक्स है 1.3 fm। r0 की वैल्यू बताया ना 1.3 फर्मी होती है, इनटू मास नंबर कितना दिया? 27 टू पावर 1/3, यानी 1.3 fm इनटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3, 3 कैंसिल। ठीक है, तो 1.3 इंटू 3 fm, यानी ये क्या हो गया? 3.9 fm। ये आ गया न्यूक्लियस। कितना मल्टीप्लाई कर देंगे? ठीक है, ये तो बात सिंपल, मल्टीप्लाई इसका 3 से मल्टीप्लाई करना, कौन सा मल्टीप्लाई, समझा क्या? तो 3.9 fm। अब मैंने fm में निकाला, हो सकता है आंसर आप क्या पूछ रहे सेंटीमीटर में, तो आप कन्वर्ट नहीं कर लोगे क्या कि भाई 1 fm इक्वल टू 10⁻13 सेंटीमीटर, कितने fm में कितने होंगे? वो तो कन्वर्जन हो जाएगा ना, मीटर में दे, सेंटीमीटर में दे, किसी में। ठीक है, चलिए आ गया समझ में कैसे क्वेश्चन आएंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एक क्वेश्चन और देखिए जरा, आपसे बोला कि इफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस of atom whose mass number is 64। बोला मेरे पास एक एटम है जिसका जो मास नंबर क्या है? 64 is 6 fm। अब पूरा सेंटेंस फिर से एक बार पढ़ लो। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम
whose mass number is 64 is 6 फर्मी। यानी मेरे पास एक एटम है जिसका मास नंबर क्या है 64, उसके न्यूक्लियस की रेडियस 6 फर्मी है। ठीक है, हाँ ये दिया हुआ है पहले से। क्या बोला, कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम whose mass number is 125। ठीक है, क्या बोला कि मेरे पास एक एटम है जिसका मास नंबर 64 है, उसके न्यूक्लियस की रेडियस 6 एटम है, 6 फर्मी है। तो बताइए अगर मेरे पास कोई एटम है जिसका मास नंबर 125 है तो उसके न्यूक्लियस की रेडियस क्या है। इन्हें दो इक्वेशन बना के उनको पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। इसका मतलब अगर मैं पहले एटम के लिए बात करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या R1 इक्वल टू R0 A1 टू द पावर 1/3। ये पहले एटम के लिए हो गया जिसका रेडियस 6 हमको दिया है और ये 64 ऑलरेडी दिया है। दूसरा जिसका मुझे रेडियस निकालना है मैं R2 लिख लूं, उसको R0 यहाँ A2 टू द पावर 1/3 क्वेश्चन 2। अब क्या करिए 1 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। ठीक है, जब आप 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो R1 अपॉन R2 आएगा, ये R0 तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। यही होगा। R1 ऑलरेडी दिया है 6 FM, पहले ही पहले वाले का दिया है रेडियस, तो यहाँ पे रखा 6। R2 शायद अपने को निकालना, A1 दिया है 64 और ये दिया है 125 और पावर 1/3। So 6 upon R2 equal to 64 को क्या मैं 4 raised to 3 लिख सकता हूँ, 5 raised to 3 और 1/3 सब कैंसिल। ठीक है, यहाँ से आगे आपका 4/5, इसको 4 से कट करो ये आएगा 1.5, 4 और इसको कट कर दिया। सो क्या R2 इक्वल टू 5 इंटू 1.5 आएगा, क्या दिस इज इक्वल टू 7.5 FM आ गया आंसर। पास है ना 7.5 FM रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आ गया। समझ में आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक का देके दूसरे का पूछ लेगा तो दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए ये तो हुआ बेटा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा, R इक्वल टू R0 और R0 फिक्स है 1.3 FM। ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का रेडियस पता कर लिया, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी पता कर लिया। आइए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, अगर मुझे बेटा न्यूक्लियस की डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मुझे निकालना है, तो क्या डेंसिटी यानी रो इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। भाई मास अपॉन वॉल्यूम से ही तो डेंसिटी आती है ना। तो अगर मुझे डेंसिटी चाहिए न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस के मास को न्यूक्लियस के वॉल्यूम से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो पहले देखो अगर मैं वॉल्यूम न्यूक्लियस का निकाल लूं, अपने को पता है न्यूक्लियस एक तरह का एक स्फीयर है, अगर इसका रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r3, यानी जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है वो होगा 4/3 पाई r3। और हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो अभी अभी पढ़ा R0 a टू द पावर 1/3 की पावर 3। चलेगा, रेडियस का फॉर्मूला अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, ये 3 से 3 कैंसिल कर दें इसके लिए बस, तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई R0 क्यूब और a, ये आपका आ गया क्या न्यूक्लियस का वॉल्यूम, बराबर ना, ये न्यूक्लियस का वॉल्यूम आ गया। अब क्या चाहिए अपने को, न्यूक्लियस का, समझ में आया वॉल्यूम कैसे निकाला। अब आता है मास कैसे न्यूक्लियस का निकाला जाए। एक बात बताओ, अगर मान लो कि मेरे पास 1 मोल एटम है तो 1 मोल एटम का मास कितना होगा बेटा, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम का ग्राम एटॉमिक मास। अगर बोलूं कि इफ ग्राम एटॉमिक मास, इफ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, उसको मैं मान लूं A,
ये मास नंबर होता था, याद करो। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मान किसी एटम का मैं ग्राम एटॉमिक मास मान लूं ए, किसी भी एटम का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम एटॉमिक मास? मास ऑफ वन मोल एटम, बराबर ना। भाई ग्राम एटॉमिक मास का मतलब एक मोल एटम का मास। इसका मतलब अगर मैं किसी एटम के ग्राम एटॉमिक मास को ए माना हूं, इसका मतलब ये जो ए मास है ना वो एक एटम का नहीं है, वो एक मोल एटम का है, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि Na एटम का जो मास है वो है एक मोल एटम का मास है ए, तो एक एटम का, वन एटम का मास क्या होगा? ए अपॉन Na। तो क्या ये एक एटम का मास निकल आया? पहले बताओ, हमने माना कि एटम का ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ए। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब एक मोल एटम का मास, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास क्या है? ए। तो एक एटम का मास क्या होगा? ए अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ए अपॉन Na। अच्छा, इसका मतलब ये एक एटम का मास है। एटम का मास का मतलब न्यूक्लियस का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो कुछ होता ही नहीं। बात समझो, अगर मैंने एक एटम का मास निकाल लिया, एटम का सारा मास होता कहाँ पे है? न्यूक्लियस पे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मिला तो एटम का मास होता है ना। इसका मतलब यही मास मेरा न्यूक्लियस का मास माना जाएगा। तो बस आ गया आपके सामने मास ऑफ न्यूक्लियस भी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अपने सामने क्या मिल गया? मास ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि अपने को एक एटम का मास मिला। एटम का मास मतलब क्या? न्यूक्लियस का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो आ गया वो ए अपॉन Na आ गया। क्या देखिए आपके सामने वॉल्यूम भी आ गया और न्यूक्लियस का मास भी आ गया। अब रख के डिवाइड कर ले और डेंसिटी ले ले, ठीक है। चल, तो डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस, मास आया अपना क्या? ए अपॉन Na, ए अपॉन Na। और वॉल्यूम क्या आया था? 4/3 और ए यही था। ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 अपॉन 4πr/r³, ठीक है। और Na यही होगा ना, 4π3r³ और क्या हो जाएगा? अब सारी वैल्यूज को रख दो। 3 तो 3 रहा, 4 तो 4 रहा, पाई क्या होता है? 3.14। आर आपका क्या? r³ तो अपने को पता है क्या? न्यूक्लियस की रेडियस मोलली जो r0 होती है, r0 ही था ना, याद करो। r0 a⁻³ किया था जब अभी मैं निकाला 4/3r³, वॉल्यूम निकाला ना 4/3πr³, यही था ना वॉल्यूम। तो r की जगह मैंने क्या लिखा था बेटा? r0 a⁻1/3, और यहाँ की ये 3 और 3 कैंसिल हुआ था, यहाँ पे r0³ आया था और a। ये r0³ जो है क्या 1 FM रख दूं? r0 क्या था? 1.3 FM, याद करो 1.3 FM। तो यहाँ पे उसका क्यूब यानी 1.3 FM को अगर मीटर में कन्वर्ट करूं तो 10⁻⁻15 और उसका क्यूब भी करूं और एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई भी करूं, क्या होगा? 6.022 into 10⁻23। यही होता ना एवोगाड्रो नंबर। जब एक पूरा इत्मीनान से बैठ के आप सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट याद रखना है आपको कि जो डेंसिटी आएगी न्यूक्लियस की 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये न्यूक्लियस की डेंसिटी है। इतना ही सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस डेटा याद रखना, ठीक है। सॉल्व कर मैं दिखाया कि आया कहां से, ठीक है। तो पता नहीं कहां से आया, कहां से निकाले, ठीक है। ये पूरा निकाल के दिखा दिया क्या आया। 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब न्यूक्लियस का मास कितना होता है? 10⁻17 किलोग्राम। अब आप समझो 10 के आगे 17 जीरो लगे, इसलिए न्यूक्लियस को क्रेन भी नहीं उठा पाता, इतना भारी होता है। बात समझा ना। अगर इसको ग्राम पर सीएम क्यूब में लिखोगे तो 10⁻14 ग्राम पर सीएम क्यूब, ये सीएम क्यूब में इसकी डेंसिटी होती है 10⁻14 ग्राम पर सीएम क्यूब। कुछ लोगों को डाउट आता है सर मीटर क्यूब से सीएम क्यूब किया है, मीटर को सेंटीमीटर बदला है, तो यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में भी बदला है, इसलिए 10⁻14 ग्राम पर सीएम क्यूब। तो बहुत यानी 1 ml सीएम क्यूब मतलब 1 ml, यानी 1 ml जो न्यूक्लियस है, यानी अगर मैं बोलूं कि जो 1 ml न्यूक्लियस है उसका मास कितना है? 10⁻14 ग्राम, 10⁻14 ग्राम, यानी काफी हैवी है न्यूक्लियस, यहाँ से प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इतना हैवी होता है कि एटम के बाहर न्यूक्लियस रख दो, न्यूक्लियस को उठा ही नहीं सकता। बात समझा। तो डेंसिटी याद कर लेना 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 10⁻14 ग्राम पर सीएम
क्यूब। ये हो गया डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। और एक बात यहाँ पे कंफर्म देखना, क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या न्यूक्लियस की डेंसिटी एटम के, भाई एटम के मास नंबर को चेंज करने से चेंज हो जाएगी क्या? नहीं, न्यूक्लियस की डेंसिटी फिक्स हो, कि चाहे वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो चाहे फिर वो यूरेनियम का न्यूक्लियस है। आप देखो, क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूले आप बताओ, ये यही रो यही लिखे हो तुम? आप खुद देखिए, यहाँ पे क्या था, ए और ए कैंसिल हो जाएगा ना। फाइनली देखो तो क्या 3 है, एक कांस्टेंट नंबर है 4 पाई आर नॉट भी 1.3 अपन फिक्स और एवोगाड्रो भी फिक्स है ना। तो सारी वैल्यूज क्या है डेंसिटी के फॉर्मूले फिक्स है, इसलिए डेंसिटी कांस्टेंट। ठीक है, यानी एटम के मास नंबर एटॉमिक नंबर पे चेंज करने से डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी डेंसिटी एटम की नहीं, न्यूक्लियस की। एटम की डेंसिटी तो बढ़ती भी घटती है, टॉप टू चलोगे तो डेंसिटी बढ़ती है पीरियोडिक टेबल, बट मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस की डेंसिटी से। तो कोई भी एटम हो, किसी का भी न्यूक्लियस हो, मास नंबर, यानी अगर ऐसा नहीं है कोई न्यूक्लियस भारी है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो, उसका मास नंबर ज्यादा है। तो आप देख रहे हो, क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूले में मास नंबर तो कैंसिल हो गया, मास अपॉन जब वॉल्यूम किया तो ए और ए क्या हो गया, कैंसिल। जो बचा सब कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए न्यूक्लियस की डेंसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 10⁻17 किलोग्राम पर सीएम पर मीटर क्यूब या 14 ग्राम पर सीएम क्यूब। कहानी समझ में आ गई क्या? न्यूक्लियस तो सेम ही है बेटा, न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है, बोल रहा हूँ न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है। न्यूक्लियस के मास सबके अलग अलग है, बट क्या हो रहा है, जब आप डेंसिटी फाइंड निकालोगे तो मास तो कैंसिल हो जा रहा है ना। आप देखो, इसे पूरा निकाल के दिखाया तुम्हारे सामने कि मास अपॉन वॉल्यूम, जब मास अपॉन वॉल्यूम किया हमने तो मास नंबर और मास नंबर क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब डेंसिटी जो है न्यूक्लियस की वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, चाहे छोटा एटम हो या बहुत भारी एटम हो, न्यूक्लियस की डेंसिटी यही होगी हर एटम के न्यूक्लियस पे। बात समझा क्या? 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आ गया समझ में? यानी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये स्टेटमेंट पूछा गया है, which of the following is the correct statement, which of the following is the incorrect statement। ठीक है, कि डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंडेंट अपॉन मास नंबर, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर, which of the following is correct, density of nucleus is independent of mass number and atomic number, this is correct स्टेटमेंट। समझा ना? यानी जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है ना मास नंबर पे डिपेंड करती है ना एटॉमिक नंबर, हर एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी फिक्स होती है। समझ में आ गया अच्छे से टॉपिक ये? ठीक है, तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं बेटा, कुछ सिंपल बातें जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये सब आपने 10th में भी पढ़ा होगा, है ना? छोटी छोटी बातें फटाफट देख लो। आइसोटोप का मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। ठीक है, यानी आइसोटोप का मतलब एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। बहुत ध्यान समझिए। क्या बेटा कितनी हंसी आ रही है, क्या चल रहा है पीछे? तू तो छोटू यार, तू बहुत खतरनाक है। अच्छा महंगा हूँ मैं, अच्छा रुक बेटा, सुन इसको बुला बेटा, हंसा नहीं तू, झूठ मत बोलना, हंसा ना। देखो अब बोलो। हाँ मैं देखा इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तू अपना बता ना, तू हंसा कि नहीं? सबका क्या जिम्मा ले लिया? कोई नहीं हंसा मेरे पे। हाँ तुम नहीं हंसे, तुम सबसे ज्यादा हंसते हो, ठीक है? और उन दोनों को पढ़ने भी नहीं दे रहे हो, तो पढ़ने भी आए, तुम सिलेक्टेड लोग को बर्बाद करने के लिए आए हो यहाँ पे फ्यूजन में। पहले पता नहीं किसके साथ बैठता था, उनका साथ छोड़ा, तुम लोग का पकड़ा, तुम लोग बर्बाद हो जाओ। सुन लो, उसको पढ़ना नहीं है तुमको पहले बता दो, मैं आज भी लिख के दे दूंगा, कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं करेगा। बाकी वो बहुत पैसा कमाया लाइफ में, बड़ी अच्छी बात, बट पढ़ाई से कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में बेटा लगता है। और तुम लोग भी अगर दोस्ती यारी निभाना चाहते हो तो बैठे रहो उसके साथ, ठीक है? हो सकता तुमको इंटरटेन करता हो क्लास में, 1.5 घंटे तुम्हें अच्छा लगता हो, हाँ जोक मारता हो, तुम लोग हंसते हो, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो तुमको पढ़ा रहा है ना, वही तो मेन चीज पूछा जाएगा तुमसे, वही तुम पेपर में लिख के आओगे, है ना? कितने बेवकूफ हो। चलो जाने दो, ध्यान दो बेटा, ठीक है? धीरे धीरे क्या 1.5 घंटे का लेक्चर है, सब चल रहा है, मैं सबको धीरे धीरे परख रहा हूँ, ये जान जाओ कौन कैसा है, सब दिख रहा है। और क्योंकि मुझे जब बाहर करना होगा ना, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा किसको बाहर करूं,
तो खूब समझ ले रहा हूँ इस लेक्चर्स में कौन पढ़ने वाला है, कौन नहीं पढ़ने वाला, कौन मजा ले रहा है यहाँ पे बैठ के आके। उन सबको मैं जब भी मेरा लेक्चर होगा, जैसे मैं आऊंगा पहले भैया तुम बाहर चलो, ठीक है? क्योंकि जब तक मैं तुमको 3-4 लेक्चर तक शांत नहीं देखूंगा अपने लेक्चर में, तब तक मैं लेक्चर में अलाउड नहीं करूंगा। फिर जाके तुम किसी से कोई कंप्लेन करो। बात समझा ना? इस बात ध्यान रखिएगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें अगर कोई नहीं पढ़ना है बेटा, गेट को निकलो। 1.5 घंटे के लेक्चर बकवास नहीं करने का मेरे सामने। यहाँ पे 1.5 घंटे क्या 3 घंटे का भी होगा तब भी तुम बकवास नहीं करोगे लेक्चर। बात समझा ना? अगर आपको मजे लेने, हंसना उठना है तो उठाओ और चले जाओ। ना तुम डिस्टर्ब हो, ना क्लास को डिस्टर्ब करो, क्योंकि 2-4-10 ऐसे हैं जो पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे। बात समझा ना? तो उनको आप पढ़ने दीजिए। आप कहाँ दूसरे ना डिस्टर्ब। कभी भी आप ऐसा काम ना करिए आपका दूसरों को तकलीफ हो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ अपने कारण नहीं देता हूँ, ठीक है? और देने लगूंगा तो परेशान हो जाओ। बात समझा ना? इसे तुम बेटे संभल जाओ। छोटू तुम्हें भी बोल रहा हूँ, है ना? इसको बहुत खुजली है एक्चुअली, देखा बहुत खुजली है इसको, है ना? तुमको आराम से उछल उछल के मारेंगे बेंच पे चढ़ के तो सही हो जाएगा। चलो इधर देखो, पढ़ाई कर। चल तू आगे बैठा कर। तुमको बोला था ना तुझे पहले आगे बैठने के लिए, नहीं? तू अगले लेक्चर से यहाँ बैठेगा। देखो फटाफट देखो बेटा, खत्म करते हैं। एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। फटाफट देख लो, कुछ ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस, फटाफट खत्म हो सकती है। अब आप खुद देखिए, क्या ये 3 एलिमेंट है? क्या इन तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है? मास नंबर डिफरेंट है? एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसो का मतलब सेम, टोप्स का मतलब पोजीशन, कि ऐसी जगह पीरियोडिक टेबल इनको सेम पोजीशन दी गई। बात समझा ना? तो एटॉमिक नंबर सेम होगा तभी तो पीरियोडिक टेबल में सेम जगह पे होंगे ना। दूसरा आपने पढ़ा होगा आइसोबार्स, है ना? 10th में ये जो 2 चीजें आप पढ़ के आते हो, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है? एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। देखो जैसे एग्जांपल देखो, क्या है सेम मास नंबर? यानी जैसे बोलूं 6 कार्बन 14 एंड 7 नाइट्रोजन 14। देखिए क्या ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट है? इनका मास नंबर 14, इनका मास नंबर 14। इन दोनों एलिमेंट के मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो जब या 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम दिखे तो उनको आइसोटोप्स बोलो, मास नंबर सेम दिखे तो आइसोबार्स, ठीक है? ये 2 चीजें आप बेसिक पढ़ के आए हो। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें, आइसोटोप आइसोबार आप सब जानते हो। अब कुछ आगे बढ़ाते हैं, करते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नया रहेगा, जो आपने सुना नहीं होगा, ठीक है? आइसोटोप आइसोबार सब सुनते हो। चलिए अगला है बेटा अपना आइसोटोन्स। अब ये सब चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ध्यान समझिए। आइसोटोप आइसोबार आप 10th में पढ़ के आते हो। आइसोटोन्स क्या होता है? एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर 2 एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है उनको आइसोटोन्स बोलते हैं, ठीक है? या इसको आइसोन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। आइसोन्यूट्रॉनिक को लिखते नहीं, क्योंकि आइसोन्यूट्रॉनिक पूछेंगे तब तुम होशियार हो, समझ जाओगे पूछ रहा है किसमें न्यूट्रॉन बराबर। वो जानबूझ के आइसोटोन्स पूछेंगे, विचार फॉर्मूला आइसोटोन्स। तो आपको अगर पता होगा यार आइसोटोन्स का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तभी आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे, ठीक है? तो आइसोटोन्स का मतलब होता है एलिमेंट having same number of neutron, same number of neutron। जैसे देखो बेटा, मैं आपके सामने लिखूं 6 कार्बन 40, 7 नाइट्रोजन 50 और 8 ऑक्सीजन 16। अब बहुत ध्यान समझिए, अपने को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना ही गया है। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ प्रोटॉन कितने हैं तो आप बोलोगे सर 6, यहाँ 7, यहाँ पे 8 प्रोटॉन या जेड। अगर मैं न्यूट्रॉन निकालूं तो क्या इससे इसको माइनस करोगे? 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8 क्या तीनों एलिमेंट पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है क्या? इसलिए दे आर आइसोटोन्स। बात समझा? आइसोटोन्स का मतलब सब सेम न्यूट्रॉन्स। पूछना बेटा, टोन्स नहीं है, टोन्स है।
टोन्स नहीं बेटा, आइसोटोन्स, ये n है मेरा, ठीक है। तो समझ में आ गया, मतलब कोई भी दो एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे उनके क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोटोन। ध्यान रखें, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर निकालना आपको आना चाहिए। अगला देखिए, अगला आता है बेटा आइसोडाइपर्स। डाइपर नहीं, आइसोडाइपर्स क्या होते हैं, ठीक है। आइसोडाइपर्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम, n-z सेम, मतलब क्या, हैविंग सेम n-z वैल्यू सेम, इसको एक्सेस न्यूट्रॉन नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होना चाहिए, न्यूट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के नंबर का डिफरेंस सेम, n-z क्या होना चाहिए, सेम, हैविंग सेम n-z। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपसे बोल दूं यहाँ पे 6 कार्बन 13 और 5 बोरॉन 11, ये दो एलिमेंट ले लिया, बोला ये आपस में क्या है, देखो तुमको आइसोटोप भी नहीं दिख रहे हैं, आइसोबार भी नहीं दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो अब चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे अगर Z लिखूं, Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी चलेगा, तो यहाँ क्या 6 प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे 5, बराबर। चलो अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन निकाल दूं, न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, यानी n क्या होगा, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 7, और 11 में से 5 जाएगा 8, 5, 6, ठीक है, हो गया। अब बेटा जरा तुम ये निकालो, देखो न्यूट्रॉन सेम हुए क्या नहीं, यानी आइसोटोन्स भी अब ये नहीं हो सकते। जरा तुम अब n-z निकालो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस, न्यूट्रॉन कितना 7, प्रोटॉन कितना 6, 7 - 6 1, न्यूट्रॉन कितना 6, प्रोटॉन कितना 5, 6 - 5 1, क्या n-z सेम आया, इसको आइसोडाइपर्स, बात समझा क्या, जो क्या बोलते हैं आइसोडाइपर्स। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान चीज है, कुछ है नहीं, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कि आइसोटोन्स क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोडाइपर्स क्या है, n-z सेम, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होगा, अगर दो एलिमेंट के लिए वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आ रहा है, उनको आपस में क्या बोलते हैं बेटा, आइसोडाइपर्स बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, ये आइसोस्टर्स क्या होते हैं, एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे दो एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, यानी मैं बोलूं एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये बड़ा आसान है, क्योंकि आपको पता है एक ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अगर बोलो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे का आइसोस्टर्स है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट रखे सबके वैलेंस शेल में 4, तो सब एक दूसरे क्या कहलाएंगे, आइसोस्टर्स। तो बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं कि सेम ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, आइसोटोन्स, आइसोडाइपर्स, आइसोस्टर्स, आइसोबार्स, ऐसे आइसोस्टर्स, क्योंकि सेम ग्रुप में पाए जाने एलिमेंट के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोस्टर, यानी एलिमेंट हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, जैसे मैं बोल दूं आपसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये तुम बड़े आसानी से करोगे, ठीक है। अब समझो नाइट्रोजन 7, ये क्या है बेटा, ये 15, तो ये होता है 2 and 5, और ये होता है 2, 8, 5। आप देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, इसके वैलेंस शेल 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है, आइसोस्टर्स। एक क्वेश्चन के वो इसमें क्या, ये थोड़ा आसान हो जाता है, रीजन कि अगर आपको याद है कि यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो आप बोलो यार सेम ग्रुप का है तो मार दो। थोड़ा कैसे पूछेंगे आपसे कि क्या N2 और CO भी आपस में क्या आइसोस्टर्स हैं क्या, तो चेक करेंगे। एक नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो तो 5 और 5 10, बराबर, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। अच्छा कार्बन होता है 6 कार्बन 2 and 4, ऑक्सीजन होता है 8 ऑक्सीजन 2 and 6, इसके वैलेंस शेल में 4, इसके 6, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 4 10, ये और ये भी आपस में आइसोस्टर्स। समझा क्या, ऐसे क्वेश्चन समझ में आया। तो ये हो गया बेटा आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडाइपर्स, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने पीरियड टेबल पढ़ा दिया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो पढ़ा दिया है। ये पूरा टॉपिक हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ
एटम। अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। आराम से कीजिए।